गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस कार्य समिति ने एक व्यक्ति एक पद को दी मंजूरी, उम्र पाबंदी और असंतुष्ट नेताओं की मांग हुई खारिज। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन 6 समितियों से मिले सुझावों पर कांग्रेस कार्य समिति ने आज चर्चा की और फैसला किया कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू करेगी। इसके साथ ही पार्टी की सर्वोच्च इकाई CWC ने असंतुष्ट नेताओं की संसदीय बोर्ड को पुनर्जीवित करने की मांग खारिज कर दी। संसदीय बोर्ड के बजाय कांग्रेस ने अब हर राज्य और केंद्र में राजनीतिक मामलों की एक ही समिति बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, CWC ने एक परिवार एक टिकट का भी नियम लागू करने पर मोहर लगाई है, लेकिन जो लोग 5 साल से सक्रिय हैं उन्हें इससे छूट दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस नियम के जरिए गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए राह आसान की गई है। इसके अलावा पार्टी ने 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने का भी फैसला किया है। हालांकि पार्टी ने ऊपरी उम्र सीमा पर पाबंदी लगाने का फैसला नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़, BKU अराजनीतिक नाम से नया संगठन बनाया, राजेश सिंह चौहान अध्यक्ष चुने गए। जी हां दोस्तों, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU उनकी पुण्यतिथि पर ही 2 धड़ों में बंट गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में नई भाकियू अराजनीतिक बनाई गई है। खुद राजेश सिंह चौहान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत राजनीति करने वाले लोग हैं। विधानसभा चुनाव में एक दल का प्रचार करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 दिनों तक राकेश टिकैत लखनऊ में रहकर डैमेज कंट्रोल में जुटे थे, लेकिन वह सफल नहीं हुए। टिकैत का साथ छोड़ने वाले किसान नेता इस बात से खफा है कि यह संगठन अब किसानों के मुद्दों को छोड़कर राजनीति की तरफ जा रहा है। लखनऊ में राकेश सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी के फैसले के बाद मूल भारतीय किसान यूनियन की जगह अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गठन किया गया है। मेरा 33 सालों का संगठन का इतिहास है। 13 महीने के आंदोलन के बाद जब हम घर आए तो हमारे नेता राकेश टिकैत राजनीतिक तौर पर प्रेरित दिखाई दिए। हमने उनसे बात की। हमने कहा कि हम अराजनीतिक लोग हैं, हम किसी भी राजनीतिक संगठन का सहयोग नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। CNG के दाम में फिर हुआ इजाफा, लगा महंगाई का एक और झटका। जी हां दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में दिल्ली NCR में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि कर दी गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमत में देश के अन्य हिस्सों में भी इजाफा किया है। CNG की नई कीमत रविवार सुबह से लागू हो चुकी है। दोस्तों, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से की गई बढ़ोतरी के बाद CNG की कीमत अब दिल्ली में 73.61 रुपए प्रति किलोग्राम, नोएडा में 76.17 रुपए प्रति किलोग्राम और गुरुग्राम में 81.94 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने देश के अन्य हिस्सों में भी CNG की कीमत में इजाफा किया है। हरियाणा के रेवाड़ी में CNG 84 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है, जबकि करनाल में 82.27 बिक रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। IAS पूजा सिंघल केस में ईडी जांच की आंच सियासी गलियारे तक पहुंची। JMM के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से पूछताछ। जी हां दोस्तों, IAS अधिकारी पूजा सिंघल मामले में जांच की आंच अब राजनीतिक गलियारे तक पहुंचती नजर आ रही है। इस मामले में रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में रविवार को JMM के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल और अभिषेक झा से जुड़ी शेल कंपनियों को लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। CA सुमन कुमार और पूजा सिंघल की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनरेगा घोटाले से शुरू हुई ईडी की जांच में पल्स अस्पताल व पल्स डायग्नोसिस सेंटर में इन्वेस्टमेंट व भूरहरी जमीन की खरीद, गलत तरीके से लोन लेने के मामले को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं अब इस मामले में खनन कारोबार की भी जानकारी सामने आ गई है, जिसे लेकर पूछताछ जारी है। दोस्तों, 3 जिला खनन अधिकारियों को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में हो गया निधन। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। साइमंड्स के निधन के बाद विश्व क्रिकेट ने दुख जाहिर किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पिछले 3 महीने में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को गंवा चुका है। साइमंड्स से पहले शेन वॉर्न और रोड मार्श का मार्च महीने में निधन हुआ था। अगर साइमंड्स की बात करें तो वे बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं। दोस्तों, साइमंड्स अपने प्रदर्शन के साथ साथ विवादों की वजह से भी चर्चा में रहे।
विश्व क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे साइमंड्स ने करियर का पहला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर 1998 में खेला था। इस मुकाबले में उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला। वहीं गेंदबाजी के लिए उन्हें 2 ओवर दिए गए, इसमें वे विकेट भी नहीं ले पाए थे। इसके बाद साइमंड्स करियर के दूसरे वनडे में 8 रन बनाकर रन आउट हो गए, लेकिन तीसरे मैच में उनका बल्ला चला, उन्होंने नाबाद 68 रन बनाए। साइमंड्स को पहला वनडे विकेट तीसरे मैच में ही मिला। भारत के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने 7 ओवर में 25 रन दिए थे। उन्होंने करियर का आखिरी वनडे मई 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 73 साल बाद भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास, पहली बार थॉमस कप जीता, 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया है। टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता, वो भी उस इंडोनेशिया को हराकर जिसने 14 बार इस खिताब को हासिल किया है। दोस्तों, भारत ने इंडोनेशियाई टीम को 3-0 से मात दी है। भारत इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल खेल रहा था। 5 मुकाबलों की इस खिताबी जंग में भारत ने लगातार 3 जीत हासिल की, इनमें 2 सिंगल्स और 1 डबल शामिल है। इस जीत के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय टीम के लिए 1 करोड़ की इनामी राशि की घोषणा की है। यह पहला मौका है जब खेल मंत्रालय ने ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने पर इतना इनाम घोषित किया हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर से भी नहीं कम हुई गहलोत और पायलट खेमे की कलह, नेतृत्व परिवर्तन पर लगा विराम। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के अंत में होने हैं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की कलह कम होती नजर नहीं आ रही है। उदयपुर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पायलट खेमे और गहलोत के बीच दूरियां दिखाई दी। दोनों नेता चिंतन शिविर के आसपास दिखाई भी नहीं दिए और न ही दूरियों को पाटने का काम खत्म करने का प्रयास पार्टी आलाकमान की तरफ से हुआ। पार्टी नेताओं के कुछ बयान भी संकेत करने के लिए काफी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी केरल के वायनाड से, सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के अधिक करीब सीएम गहलोत दिखे। चिंतन शिविर से पहले जैसे कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर अब पूरी तरह विराम लगता नजर आ रहा है। अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, सीएम अशोक गहलोत के ही नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि सचिन पायलट को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देने वाली है। आलाकमान की ओर से भी चिंतन शिविर में राजस्थान के विवाद पर कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस आलाकमान के साथ सीएम गहलोत के रिश्ते काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। चिंतन शिविर से पहले और बाद में सचिन पायलट के बयान तो सामने आए ही हैं, वहीं अब चिंतन शिविर में एक बार फिर सचिन पायलट अलग थलग पड़ते नजर आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अलर्ट, चिलचिलाती गर्मी और लू से जल्द मिलेगी राहत, अगले 5 दिन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी और लू का प्रकोप कम होगा, लेकिन उससे पहले गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दोस्तों, राजस्थान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ताजा पूर्वानुमान में बताया है कि पंजाब और हरियाणा पर एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्व मानसून गतिविधि को प्रेरित करेगा, जिससे मंगलवार बुधवार को दिल्ली और इसके सटे इलाकों में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को आंधी व धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, इससे तापमान लुढ़कने की संभावना है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और गंगा के मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध ने कैसे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया गेहूं का संकट, अब भारत पर है सबकी नजरें। जी हां दोस्तों, रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जैसी खाने की कई चीजें गेहूं से ही बनती है। दोस्तों, गेहूं दुनिया के लोगों की खाने की थाली में कोई ना कोई रूप में जरूर मौजूद रहता है, लेकिन गेहूं की उपज दुनिया के हर हिस्से में नहीं होती है। इसलिए गेहूं की सप्लाई का बैलेंस कायम रखने के लिए इसका आयात निर्यात होता है। लेकिन पिछले 2.5 महीनों से चल रहे रूस यूक्रेन की लड़ाई ने गेहूं के सप्लाई चेन को डगमगा दिया है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं और दोनों ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकाबंदी और घेराबंदी कर रखी है, लिहाजा यहां से कई हफ्तों से यूरोप को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इससे विश्व बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी है। ऐसी ही परिस्थिति में गेहूं का एक और बड़ा उत्पादक देश भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है।
दोस्तों, संकट की इस घड़ी में दुनिया की नजरें भारत के स्टोरेज पर है। दुनिया भर में फैलते जा रहे इस खाद्य संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत से गेहूं खरीदने पर विचार कर रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार भारत से इस बारे में बात चल रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा कि भारत सरकार से इस बारे में बात चल रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 में भारत ने 109.59 मिलियन टन गेहूं की पैदावार की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में पहली बार किसी रूसी सैनिक पर चलेगा युद्ध अपराध का केस, हो सकती है उम्र कैद। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हजारों आम नागरिक मारे गए। कई बार रूस पर नरसंहार के आरोप भी लगे। हालांकि हमेशा रूस नरसंहार के आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन दोस्तों अब यूक्रेन में एक रूसी सैनिक पर कीव में युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है। यह पहला मामला होगा जब किसी सैनिक पर कीव में युद्ध अपराध के रूप में केस चलेगा। इस सैनिक पर आरोप है कि इसने 62 साल के एक निहत्थे आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 21 वर्षीय वादिम शिशिमारिन रूसी सेना में सार्जेंट है। कुछ दिन पहले वादिम को यूक्रेनी सेना ने पकड़ा था। वादिम पर आरोप है कि उसने युद्ध के पहले सप्ताह में एक 62 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह बुजुर्ग निहत्था था और कहीं जा रहा था।